एक और खबर, खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, बहरीन पर हमले किए हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक। तो आप देख सकते हैं जहां पर अमेरिका ने ईरान के 9 शहरों को तबाह किया, तो ईरान ने खाड़ी देशों जिनमें कुवैत, कतर, जॉर्डन शामिल है, वहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, बहरीन पर ये हमले किए हैं। तो खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक। दोनों तरफ से वॉर जारी है। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां अमेरिका ने ईरान के 9 शहरों को तबाह किया है, 9 शहरों पर अटैक किए हैं, वहीं ईरान ने खाड़ी देशों बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, कई खाड़ी देशों पर अमेरिकी बेस पर निशाना साधा है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मनोज कुमार जी, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है, हालांकि 17 जून को 14 शर्तों का MOU साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में, लेकिन वो कोई कारगर साबित नहीं हुआ है और दोनों देश लगातार जो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के ठिकानों को जो है निशाना बना रहे हैं। आखिर किस ओर जा रहे हैं ये दोनों देश? देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच में जो MOU हुई थी, अगर आप उस MOU को 1 बाय 1 करके अगर आप देख लीजिए तो उसी में युद्ध के कारण छुपे हुए थे। क्योंकि अगर आप वैश्विक जितने भी देशों में अभी तक की, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, या उसके बाद इराक अमेरिका वार हो, या अफगानिस्तान अमेरिका वार हो, जितने भी वार हुए हैं, और उसके बाद जो शांति समझौता होने के बाद जो ड्राफ्ट निकल के आते हैं, अगर उसमें आप देख लीजिए तो ईरान की सबसे बड़ी बढ़त थी। इस 14 जो फॉर्मूला था उसमें ईरान पूरी तरीके से विक्ट्री उसे मिल रहा था। और जिस तरीके से उसकी जो अर्थव्यवस्था, उसका जो क्षेत्रीय जो बैलेंसिंग जो था डिस्टर्ब हो रहा था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें पूर्ति होते हुए दिख रही थी। लेकिन ईरान ने बड़ी जल्दीबाजी की और शायद वो समझ नहीं पाया अमेरिका के इस ट्रैप को। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप घिरते जा रहे थे और डोमेस्टिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के चलते उन्होंने जिस तरीके से उस 14 सूत्र को माना, और उसके बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई, वो बिल्कुल इस ताक में थे कि ईरान कोई गलती करे। और शायद मुझे लगता है कि ईरान नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि IRGC का जो खास करके जो एक रेडिकल फंडामेंटलिज्म है, जिसका मोटिव ही है कि हाउ टू किल अमेरिका, हाउ टू किल इजराइल, और इसी आधार को उसने एक बेसिक अपना फ्रेमवर्क मानते हुए हमेशा से उसने इजराइल और अमेरिका को एक एनिमी के रूप में हमेशा अटैक करते रहा है और स्टेटमेंट भी देते रहा है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वो 3 जहाज थे जो UAE के, और जिस तरीके से वहां पे उसने अटैक किया, और उसके बाद से अमेरिका को एक मौका मिल गया कि अब मैं ये कह सकता हूँ कपिल जी कि अब ये जो लड़ाई है, ये न यूरेनियम की लड़ाई है, न रिजीम चेंज की लड़ाई है, और न ही वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की लड़ाई है, बल्कि अब ये लड़ाई हो गया है, समुद्री रास्ते की लड़ाई हो गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो विश्व का एनर्जी का ऑक्सीजन है, और उसको बंद होने के बाद से आप समझ सकते हैं कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का एक अनार्किज्म पैदा होगा, जिस तरीके से रेट्स क्रूड ऑयल्स के बढ़ेंगे, जिस तरीके से जो एक वैश्विक जो मंदी दिखेगी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका को कमजोर करेगा और ईरान को मजबूत करेगा। और इसीलिए ईरान ने भी उस अपने लिवरेज पॉइंट को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। वो आप जैसा आपने बताया कि वो मिडिल ईस्ट के जितने देश है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के और विशेष करके जो गल्फ के जो देश है, वो सबका 70 के बाद अमेरिका के साथ उसका डिफेंस एलाई हो चुका है, और उसको प्रोटेक्शन देना है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है, उसके सारे आर्मी बेस वहां पे हैं। और जिस तरीके से ईरान अटैक करते जा रहा है, जिस तरीके से उनके हर बेस को, जैसा आपने बताया, चाहे बहरीन हो, कतर हो, UAE हो, तो उससे सऊदी हो, इससे कहीं ना कहीं उस मिडिल ईस्ट में एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा है ईरान कि अमेरिका आपकी सुरक्षा नहीं दे सकता है। और अमेरिका भी इस चीज को जानता है कि हमें अगर यहाँ पे अपने लिवरेज को बना के रखना है, मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व को बना के रखना है, मिडिल ईस्ट के इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है उस पर अमेरिका का इंटरफेरेंस रखना है, तो उसे वहां पे ईरान से लड़ना ही पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक माध्यम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से ईरान
एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकली पॉइंट से बहुत ही आगे है, और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब चाहता है, जहां चाहता है, जिस जहाज के ऊपर अटैक करना चाहता है करता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं आने वाले समय में ये स्थिति और वर्टाइल होगी, क्योंकि जैसा ट्रम्प का पहले जो स्टेटमेंट आया था कि मैं भी वहां पे 20% टैक्स वसूलूंगा, तो मुझे लगता है कि जो उनकी राजनीतिक जो एक समझ है वो कहीं ना कहीं उनके जो डिप्लोमेट्स हैं या जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, उन्होंने उन्हें इस चीज को बताया हुआ कि इसका इम्पैक्ट पूरे वैश्विक देशों पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज को इससे इससे जो एक लिवरेज जो अमेरिका को विश्व में देशों से जो मिल रहा था वो शायद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने यू टर्न भी लिया है। और ये मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये एक अब ये क्षेत्रीय लड़ाई, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में वहां पे उत्पन्न हो गया, और ये लंबा चलेगा। अब ये क्योंकि वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट कोई है नहीं ईरान में, और आईआरजीसी अली खamenei के शहादत के बाद से जिस तरीके से उसे जो पब्लिक सपोर्ट मिला, अब उस पब्लिक सपोर्ट के पीछे की अलग स्टोरी है, अगर उस पर आप डिस्कस करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि आईआरजीसी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और जब तक अमेरिका और इजराइल से लड़ते रहेगा, और उसके जितने प्रॉक्सी हैं, वो चाहे लेबनान हो, हुती हो, हमास हो, उनको डिफेंस उसको करना ही पड़ेगा। और ये जब तक करते रहेगा तब तक शायद ना इजराइल रुकने वाला है, ना अमेरिका रुकने वाला है। तो इसीलिए और देख सकते हैं कि इसमें जो मध्यस्थता करने वाले जो देश है, चाहे पाकिस्तान हो या तुर्की, उन दोनों की स्थिति क्या है, क्योंकि उन दोनों के अपने वेस्टेज इंटरेस्ट है। और शायद इसीलिए इस 2-3 दौरे की वार्ता के बाद एक मतलब एमओयू तो आया, लेकिन उस एमओयू बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, और 60 दिन का जो एक विंडो इन लोगों ने रखा था, वो विंडो 10 से 15 दिनों के अंदर ही ब्रेक कर गया, और आपके सामने ये स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। तो ये वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही दुखद क्षण है, बहुत ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं डिजास्टर है वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के रीजन में। जिस तरीके से वहां पे एक अनार्किज्म पैदा हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आईआरजीसी का जो एक उसका जो जिद्दीपन है, उसका जो एक अड़ियल जो रवैया है, जो उसका एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तो शायद उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा कंट्रोल्ड ईरान का आईआरजीसी के पास है, और आईआरजीसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, और वो कोई एक प्रोफेशनल मिलिट्री आर्मी भी नहीं है। वो एक आप समझ सकते हैं कि वो रेडिकलाइजेशन के आधार पे बना हुआ है। उसका ओरिजिन कैसे हुआ, पिछले 37 सालों से किस प्रकार से अली खamenei ने उसको तैयार किया, वो शायद उसी का कारण है जिसके चलते अभी तक वो मैदान में टिका हुआ है। और इसमें ऑब्वियस है कि एक्सटर्नल फोर्सेस इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक चाइना, रसिया, जिस तरीके से उसको लिवरेज और जिस तरीके से उसको सोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो इतने दिनों तक युद्ध में टिका हुआ है। लेकिन अब स्थिति वहां की जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे सैंक्शन फिर से लगा दिए, जो यूएस को इस एमओयू में जो सैंक्शन खोलने की बात की गई थी, उसके जो एसेट जिसको रिजर्व करके रखा था, जिस एसेट को, उसको, उस ब्लॉकेज को खोलने की बात की, तो सब सारे कहीं ना कहीं सब यू टर्न हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही वर्टाइल पोजीशन है वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में इस समय। और ये दोनों देश, चाहे ईरान हो और अमेरिका हो, और इजराइल को तो हम सब देख रहे थे कि उस एमओयू के बाद से जिस प्रकार से इजराइल अपने आप को कॉर्नर फील कर रहा था, बिल्कुल उस एमओयू को मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि बेसिकली ये लड़ाई अगर आप देख लीजिए तो ये लड़ाई इजराइल और ईरान की थी, और अमेरिका इसमें जिस तरीके से इंटरवेन किया, और इंटरवेन करने के बाद से जिस पोजीशन में पहुंचा, और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड और विशेष करके उसके डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरीके से उसका क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं चाहे उसके सीनेट हो या कांग्रेस हो, वहां से जिस तरीके से उसको एक तरीके से डाउनफॉल होते हुए दिखा, उसका अप्रूवल रेट कम होते हुए दिखा, उसके बाद उसने बैक ट्रैक लेने का प्रयास किया। लेकिन आज ईरान ने उन सारी स्थितियों को फिर से अमेरिका के हाथ में डाल दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिलिट्री का अगर हम कंपेयर करेंगे तो ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता है। तो ऑब्वियस है कि ईरान की भी वहां पर एक लिवरेज पॉइंट है, क्योंकि बिकॉज अमेरिका के जितने भी जो एसेट्स हैं, आर्मी जो बेस है, वो गल्फ में, और जो उसके बिल्कुल ही रडार पे हैं, वो जब चाहे जैसे चाहे उस पर अटैक कर सकता है, और उसका नुकसान भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट भी इस युद्ध में बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं, जो पहले कल तक अपने बेसिस को यूज करने के लिए अमेरिका को मना कर रहे थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, या कतर हो, या ओमान हो, ये सारे एक तरीके से अमेरिका के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि उस एरिया में अगर आप रिलीजियस जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसका भी कहीं ना कहीं कारण हम सबको देखने को मिलेगा। जी, अब मनोज जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
24 घंटे के अंदर अपने फैसले को वापस ले लिया है। कल वो कह रहे थे कि कार्गो से 20% जो है चार्ज वसूला जाएगा और अमेरिका जो है सुरक्षा देगा उन कार्गोस को, लेकिन 24 घंटे के बाद वो अपने बयान से पलट गया और वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक बड़ी डील जो है होने जा रही है, इसलिए ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया है। कई बार, पहली दफा नहीं, कई बार हमने देखा है अमेरिकी राष्ट्रपति बयान देते हैं और अपने बयान से पलट जाते हैं। इसको कैसे देखें, इसके पीछे की वजह क्या माने हम, जो उन्होंने फैसला 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया? देखिए कपिल जी, ऑब्वियस है कि ट्रंप के अगर आप नीति को देख लीजिए, जब से वो विशेष करके 2.0 में जब आए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने आने के पहले ही ये घोषणा कर रखा था कि मैं आके 24 घंटे के अंदर विश्व में जहां जहां युद्ध चल रहा है उसको मैं बिल्कुल स्टॉप करवाऊंगा। और आप समझ सकते हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस और संघर्ष और युद्ध जो चल रहा था, उसको लेके उनके बहुत तरह के फुटेज और स्टेटमेंट थे। लेकिन आप समझिए बाइडेन के जाने के बाद और ट्रंप के आने के बाद उन्होंने आके बिल्कुल उस चीज को और बढ़ाया, और वहीं बढ़ाया नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे नए चैप्टर उन्होंने ओपन किए युद्ध के। और तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा ही एक तरीके से उस स्टेटमेंट के आधार पे अगर वैश्विक देश इस चीज को मानते हो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे में सारे देश को डालता है। और शायद इसमें विश्व के सारे देश इस चीज को समझ चुके हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के आने के बाद से जो अमेरिका का जो परसेप्शन था वैश्विक राजनीति में, वो एक तरीके से डिटोरिएट हुआ है। और उतना ही नहीं, आप देख सकते हैं चाहे पूरा नेटो हो या यूरोपियन यूनियन हो, इवन भारत और अमेरिका के बीच में भी आप देख सकते हैं कि टैरिफ को लेके और ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो एक जो इंटरनल जिस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट वार और एक तरीके से फेक एजेंडा और नैरेटिव चलाने का प्रयास किया, उससे कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका भी एक लेवल पे डिस्टेंस बढ़ा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत एक डिप्लोमेटिक देश है, वो अपने इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल करना है, वो हमारे जो लीडरशिप है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हमारे जो एमबीए के स्टाफ है वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को एक्ट करते हैं और उसको इम्पोर्टेंट रोल में एक्सक्यूज करते हैं। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी है अमेरिका में, क्योंकि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की बात करता है अमेरिका और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत है। तो हमें ये देखना होगा कि जो विश्व के जो 4-5 देश है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाला देश कौन है। तो इसीलिए भारत की भी एक मजबूरी है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ इस तरीके से अलाइनमेंट 2008 के बाद से जिस तरीके से हमने अपने हर सेक्टर को अमेरिका के साथ जो टाई अप कर लिया है, आप एकाएक उससे छोड़ नहीं सकते। और शायद यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका और इंडिया का जो आर्थिक जो डील होने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है और अपने शर्तों पे उन सारी चीजों को लागू करना चाह रहा है। और इतना ही नहीं, जो अमेरिका के ऊपर भारत की जो डिपेंडेंसी थी उसको भी भारत पिछले आप इस रसिया ईरान अमेरिका क्राइसिस के बाद से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के सारे देशों का दौरा किया और जिस तरीके से जो एक पैरेलल और एक बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए एमओयू और विशेष करके जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट का जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो आने वाले समय में इसका एक भारत को बहुत ही पॉजिटिव एसेट के रूप में हम उस चीज को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं चाहे यूरोपियंस इंडिया यूरोपियंस डील हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, कनाडा के साथ हो, जापान के साथ हो, तो ये कहीं ना कहीं भारत को एक लिवरेज देता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अपनी विश्वसनीयता पूरे वैश्विक राजनीति में स्टेटमेंट के चलते खो रहे हैं। जैसा आपने सवाल किया ये जो 20% का जो टोटल लेना, मुझे लगता है कि अमेरिका का अभी तक सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि दोनों देशों के जो है जो युद्ध का रुख है वो कहां तक जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।